हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट आया था उसके इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं और एक दो सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू हो गए हैं। और अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि उसमें एजुकेशन का इंटरव्यू होने वाला है, शायद 29 जनवरी को वो इंटरव्यू स्टार्ट होना है। और आने वाले 2-3 महीने में ये सारे सब्जेक्ट जितने भी उसमें सब्जेक्ट इंक्लूडेड थे वो सारे इंटरव्यूज़ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आप मान के चलिए कि इलेक्शन से पहले ये सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगी। आपका ये पूरा जो पिछला रिक्रूटमेंट आया था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो पूरा विद इन 2 और 3 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाएगा और सारे सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपको फिर उसके बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो उसी में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की ये डिमांड थी कि मैं इंटरव्यू से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड करूँ उनको, उससे एक गाइडेंस से रिलेटेड उनको इंपॉर्टेंट टिप्स बता सकूँ। देखिए, ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए भी लेके आया हूँ क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 2 इंटरव्यू सक्सेसफुली क्वालिफाई कर चुका हूँ और उनको क्लियर करने के बाद मैंने जॉब भी ली है। और आपको मैं ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू होते हैं वहाँ पर आपको किस तरीके से किन बातों का ध्यान रखना है और कौन-कौन से वहाँ पर स्टेप्स को फॉलो करके आप उसको अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें देखिएगा, ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि काफ़ी सारी बातें मुझे आपको बतानी है जो बहुत कम टाइम में मैं शायद ना बता पाऊँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपको उससे बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है? तो ये देखिए, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो ये ज़रूरी नहीं कि उत्तराखंड में ही, अलग-अलग स्टेट्स में भी जितने भी लोक सेवा आयोग होते हैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के थ्रू जो रिक्रूटमेंट आता है उनमें भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि लोक सेवा आयोग का एक अपना पैटर्न है इंटरव्यू कराने का। जितने भी लोक सेवा आयोग होते हैं उनके थ्रू जब असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट आता है तो वहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से इंटरव्यू होता है जो मैं आपको आज शेयर करूँगा आपके सामने। और इसके अलावा जैसे आप यूपी में देखेंगे तो यूपी में हायर एजुकेशन कमीशन है, वहाँ उच्चतर शिक्षा आयोग है, उसका भी इंटरव्यू बिल्कुल सेम पैटर्न पर ही होता है। तो वहाँ वहाँ भी अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या इन फ्यूचर देंगे या कई लोगों ने दिया होगा तो उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए, जो मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था वो, मैं पहले इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जब प्रवक्ता की भर्ती आई थी। राजकीय इंटर कॉलेजों में लेक्चरर की पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ था और वो जो इंटरव्यू मैंने क्वालिफाई किया था वो 2019 में किया था। उसमें मेरे जो इंटरव्यू के मार्क्स थे वो थर्ड हाईएस्ट मार्क्स थे। उसके बाद मेरा सिलेक्शन लेक्चरर के पद पर हुआ था जीआईसी में। उसके 7-8 महीने के बाद ही मैं दूसरे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए था। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का लास्ट टू लास्ट रिक्रूटमेंट उत्तराखंड में आया था। हाँ, उस इंटरव्यू को क्वालिफाई करके उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। वो इंटरव्यू मैंने सक्सेसफुली क्वालिफाई किया, क्लियर किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ और प्रेज़ेंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, फिज़िक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर का उत्तराखंड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में काम कर रहा हूँ। ठीक है? तो इसमें ये जो चीज़ें हैं इंटरव्यू, देखिए इंटरव्यू में आज की डेट में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ कैंडिडेट्स करते हैं वो ये कैंडिडेट्स से जो गलती होती है वो ये होती है कि जैसे ही आपके इंटरव्यू की डेट आती है तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है? काफ़ी सारे वीडियोस उनको मिल जाएंगे कि ये क्वेश्चन रट लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, ये सब बेवकूफ़ी वाले काम आपको नहीं करने हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस किसी भी, देखिए इंटरव्यू क्या है, टोटली अनएक्सपेक्टेड है। हर पर्सन के लिए इंटरव्यू वेरी करेगा। आप अलग अलग सब्जेक्ट की इवन जनरल क्वेश्चन भी आपके जो इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन होंगे वो भी सेम नहीं हो सकते। वहां पर अलग अलग माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं और हर पैनल में कहीं नहीं कि एक ही आदमी बैठ रहा होगा। देखिए, उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है। लोक सेवा आयोग या हायर एजुकेशन कमीशन के माध्यम से जब असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, पैनल्स होते हैं। जनरली होता है क्या है कि बोर्ड के जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी चेयरमैनशिप में पैनल बनता है। बोर्ड का जो एक मेंबर होगा वो उस पैनल का चेयरमैन हो जाएगा और बाकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट, करीब मिनिमम 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको मिलेंगे, कई जगह 4 भी होते हैं वो। तो उन 4-5 लोगों के सामने आपको इंटरव्यू को फेस करना है और वो पैरेलल होता है। आपका इंटरव्यू चल रहा होगा, दूसरे रूम में किसी और का इंटरव्यू चल रहा होगा, वहां पर क्वेश्चन करने वाला दूसरा बंदा होगा, आपके सामने क्वेश्चन करने वाला दूसरा होगा। ठीक है? तो क्वेश्चन तो कभी सेम हो ही नहीं सकते। आप 100 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, 100-150 कर लीजिए, 200, 1000 क्वेश्चन की तैयारी करके चले जाइए, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आपको वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्योंकि वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, वेरी करते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो पहली गलती तो वही कैंडिडेट कर देता है कि वो जनरली रटे रटाए क्वेश्चन चल के, देखिए आपके एग्जाम का, वो स्कूल के एग्जाम का या किसी प्रैक्टिकल का वायवा नहीं है कॉलेज का। ठीक है? कि आप एक कैंडिडेट निकल के आया, उससे आपने पूछ लिया कि सर ने क्या पूछा, वही आपसे पूछ लेगा। यहाँ चीजें बहुत अलग हैं। आप क्लास वन पोस्ट के लिए क्वालिफाई होने जा रहे हैं तो चीजें बिल्कुल सबके लिए सेम नहीं होंगी।
क्वेश्चन सेम नहीं हो सकते। तो सबसे पहली बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि क्वेश्चन जो होंगे वो जनरली रिपीट हो जाएंगे, या पहले पूछे गए हैं तो अभी भी पूछे जाएंगे, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, बिल्कुल एक नया होगा। आप उसकी पूरी तैयारी करके जाइए, और ऐसा नहीं है कि आपको घबराना है वहां पर कुछ भी करना है। आप मैं जो स्टेप्स आपको फॉलो कर रहा हूँ उनको बातों का ध्यान रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। अब इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है, देखिए जब आप किसी भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से इंटरव्यू देने जाते हैं, उसमें जो पहला स्टेप है, ठीक है, वो आपका जनरली क्या मैटर करता है वहां पर, आपका ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, ड्रेसिंग सेंस में आपको देखिए वहां पर क्या करना है, काफी सारे लोग इसमें क्या स्मार्ट और कूल दिखने के चक्कर में काफी सारी बेवकूफी कर लेते हैं। देखिए स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं कि आप बालों में जेल लगा के चले गए, क्रीम पाउडर लगा के चले गए तो आप स्मार्ट दिखेंगे। ठीक है, ये एक अलग चीज है। आपको वहां पर क्या करना है, अगर मैं ड्रेसिंग सेंस की बात करूं तो सिंपल, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको सिंपल सा क्या, फॉर्मल, आप फॉर्मल कपड़े पहन के जाइए। ठीक है, आप ब्लेजर पहन सकते हैं। ठीक है, और जो फीमेल है उनके लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और सबसे ज्यादा सूटेबल वहां पर साड़ी रहती है। अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है फीमेल कैंडिडेट, तो एक सिंपल एंड सोबर सूट को भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल शालीन कपड़ों में आप जाइए, फॉर्मल जो एक बिल्कुल होता है, ठीक है, उसको फॉलो करिए। और इसमें कोई ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, आपका उसी के अकॉर्डिंग आपके शूज वगैरह होने चाहिए। तो ये जो आपका जो ड्रेसिंग सेंस वाला पार्ट है, इस पे ज्यादा फोकस ना करके, देखिए वहां पर उनको क्वालिटी से मतलब है, आपको वहां पर वो जो इंटरव्यू होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि आप उससे पहले रिटर्न दिया है आपने, या आप एपीआई के बेस पर जैसे भी सिलेक्ट हुए हैं, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, आपको प्रूफ करना होगा उन 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट, जितने भी मिनट आपको मिल रहे हैं, आपको प्रूफ करना होगा। और वो प्रूफ करने के बाद ही वो आपको नौकरी देने पर मजबूर होंगे, आपका सिलेक्शन करने पर मजबूर, आपको साबित करना होगा। तो उसके लिए मैं काफी हद तक इस फैक्टर को ये नहीं, हाँ अगर आप जीन्स पहन के जा रहे हैं या आप कोई ऐसे अशोभनीय कपड़े पहन के जा रहे हैं तो वो एक गलत इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। ठीक है, तो इन बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप फॉर्मल ड्रेस को फॉलो करिए, उसी के अकॉर्डिंग आप वहां पर इंटरव्यू को देने जाइए। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि लोक सेवा आयोग के जो इंटरव्यू होते हैं और जो बाकी प्रोफेशनल इंटरव्यूज होते हैं, या आप कंपनी में जा रहे हैं किसी, या प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हैं, या अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी, ठीक है, उनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो लोक सेवा आयोग के इंटरव्यूज में आप, मेरे जो वीडियो है उसमें मैं आपको बातें बता रहा हूँ, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब देखिए, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये आती है, वो ये है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जब आपका इंटरव्यू वाला डे होता है, तो अलग अलग शिफ्ट में इंटरव्यू होता है, तो आपको वहां पर सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर एक गलती वहां पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जो वहां पर एक आपको जेरोक्स सेट देना होता है ओरिजिनल के साथ, वहां पर आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाइए, पहली बात तो वहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट के साथ आप बिल्कुल भी इंटरव्यू देने मत जाइएगा। जैसे जो रूल्स एंड रेगुलेशन, या जो आपने जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आयोग के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, आपके हर एक डॉक्यूमेंट, आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो उसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो वो उसको कंसिडर नहीं करते हैं, आप इंटरव्यू आपको देने से रोक लिया जाएगा। पहली बात तो आप ये ध्यान रख लीजिए। काफी कई बार उससे पहले भी ऑब्जेक्शन आते हैं, आपको टाइम दिया जाता है कि आप इंटरव्यू के टाइम पर, ये आपको टाइम दे दिया जाता है कि लेके आइएगा तो आपको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन पता चला आप इंटरव्यू के टाइम पर भी वो डॉक्यूमेंट अपने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं लेके जा रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा। ये बात आप बिल्कुल ही ध्यान में रखिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो जेरोक्स, आपको अपने जेरोक्स का सेट इस तरीके से बनाना है जैसे आपने ओरिजिनल फाइल, जो आपके पास ओरिजिनल फोल्डर होगा जो आप ले जाएंगे, उसमें जिस ऑर्डर में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे उसी ऑर्डर में आप जेरोक्स के डॉक्यूमेंट्स को लगाइए, क्योंकि ये पूरी फाइल आप ओरिजिनल तो अपने साथ लेके जाएंगे, और फिर जो जेरोक्स वाली फाइल होगी, ठीक है, वो उनके अंदर ही इंटरनल सिस्टम के थ्रू उनके पास पहुंच जाएगी आपके बोर्ड के सामने। और फिर उसमें क्या होता है कि जब वो मैच करने के लिए जाते हैं आपके ओरिजिनल और उससे, पहले तो वो नीचे ही मैच हो जाते हैं, जनरल नहीं करते हैं, बट बाई चांस अगर आपके किसी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने चाहे और वो फिर उससे मैच कर रहे हैं, और वहां पर क्या होता है कि उनको बार बार पेज पलटना पड़ता है, तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइज मैनर नहीं हुआ एक तरह से, तो इससे थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो आप ज्यादा अच्छा बेनिफिशियल तरीका यही है कि आप जिस ऑर्डर में आपने ओरिजिनल लगा रखे हैं उसी ऑर्डर में आप जेरोक्स का सेट वहां पर प्रोवाइड कर दीजिए, या जिस ऑर्डर में वो जेरोक्स लगवा रहे हैं उस ऑर्डर में आप अपने ओरिजिनल को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी डॉक्यूमेंटेशन की आ जाती है, डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट करिएगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है वो है कि अब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, देन आपको बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में होने जा रहा है, किस पैनल में होने जा रहा है। ठीक है, देन आपको उसी बोर्ड के, उसी पैनल के वेटिंग रूम में आपको भेज दिया जाएगा। आप, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम होता है। देखिए मेरे साथ भी हुआ, मैंने 2 बार फेस किया। जब मैं बिल्कुल अच्छे से डील करना है, देखिए उस टाइम पे आपको एक तो नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल दिमाग में नहीं लाने, बिल्कुल पॉजिटिव होकर जाइए कि जो भी होगा अच्छा होगा, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत हाई रखिएगा। ठीक है, तो जो वेटिंग रूम में आप जब बैठे होंगे तो काफ़ी सारे थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन उन सब बातों को आपको नहीं सोचना है।
आप बस पॉजिटिव एटीट्यूड के जाइए, जो कि जो भी होगा बहुत अच्छे से होगा, और बिल्कुल जो भी आपको वहाँ पर इंटरव्यू में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, उसमें कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइएगा। आप बिल्कुल देखिए, नर्वस होना एक स्वाभाविक है, लेकिन जैसे ही आप रूम के अंदर पहुँचेंगे, तो रूम के अंदर जाने के बाद उनको ये फ़ील नहीं होना चाहिए कि आप नर्वस हो रहे हैं। एक आध क्वेश्चन में आप नर्वस होते हैं, वो चलता है, लेकिन अगर आप पूरे इंटरव्यू में नर्वस रहेंगे, देखिए क्लास 1 गज़टेड ऑफिसर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो वो कोई भी वहाँ पर जो भी पैनल में बैठा होगा, वो ये नहीं चाहेगा कि आप बिल्कुल ही नर्वस होके रहें, तो आप क्लास में कैसे पढ़ाएँगे, ठीक है? अगर आप अभी इतना होपलेस हो जाएँगे, या फिर आप अभी से इतना नेगेटिव डिप्रेशन में चले जाएँगे, तो फिर कैसे आगे क्लास को डील कर पाएँगे? तो ये क्वालिटी आपको अपने आप में खुद बिल्डअप करनी है, और इसका सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या है कि मैं आपको एक सजेशन यहाँ पर आपको ये भी दूँगा कि जब भी आपका इंटरव्यू होने वाला हो, तो आपको क्या करना है कि इंटरव्यू के प्रिपरेशन में आप अपने सीनियर की मदद ले लीजिए, घर में कोई फैमिली मेंबर हो, जो सीनियर हो, उसके साथ अपना इंटरव्यू उसको देना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन्स बनाइए, उसको दीजिए, और उससे कहिए कि आप क्वेश्चन्स पूछिए, मैं आपको इंटरव्यू दूँगा। अगर कोई भी आपको नहीं मिल रहा, तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, और मिरर के सामने आप अपना इंटरव्यू को खुद से बातें करिए, खुद से क्वेश्चन पूछिए, खुद से जवाब दीजिए। उससे क्या होता है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलप होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको इस इंटरव्यू के सिलेक्शन के लिए, ठीक है? तो ये सबसे बात इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंटरव्यू की मॉक इंटरव्यू का आपको कहीं देने नहीं जाना, किसी कोचिंग को जॉइन नहीं करना, आप घर पे भी अरेंज कर सकते हैं। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, क्वेश्चंस पूछिए, क्वेश्चंस आपको पता है, आप सब्जेक्ट के पूछ लीजिए, जनरल पूछ लीजिए, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, या आप किसी सीनियर की मदद ले लीजिए, अपने फैमिली मेंबर की मदद लीजिए, उनको एक क्वेश्चन बना के दे दीजिए, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और वो फिर आप, और उसका एक बेस्ट तरीका क्या है कि उस हो सके तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी है, तो आप उसकी एक वीडियो भी बना लीजिए, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आपको अपने हाव-भाव पता चलते रहेंगे कि आप जो भी आंसर दे रहे हैं, उसमें आप कितना नर्वस हो रहे हैं, तो आपको इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। तो एक तो आपको ये स्ट्रेटजी थोड़ी-सी फॉलो करनी पड़ेगी, अगर आप जब भी इंटरव्यू देने जाएँ, उससे 15 दिन पहले आप इसलिए वर्क करिएगा, क्योंकि इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है कि जब आपको वेटिंग रूम में बैठा दिया जाएगा, ठीक है? तो वेटिंग रूम में बैठने के बाद आपको फिर वहाँ से कॉल आएगा कि आपका नंबर आ गया है, आप बोर्ड पैनल के सामने जाइए। तो देखिए, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फेज़ स्टार्ट होता है। हाँ, अब मतलब इंटरव्यू के इस फ़ेज़ में आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा आपको क्या रखना है, कुछ पहले से माइंड सेट करके जाना है कि कोई भी गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। हम कोई भी मौका सामने वाले को नहीं देंगे जिसमें हमारे मार्क्स क्या हों, कटने का हमें मौका मिले। ठीक है? इस अप्रोच के साथ आप जाइए। देखिए, सबसे पहले जब आप एंटर करेंगे तो परमिशन लेना स्वाभाविक सी बात है। तो ये हमारा कल्चर भी है, ठीक है? तो आप उसको आप जब भी रूम में एंटर करें, तो रूम में एंटर करते ही आप परमिशन ज़रूर लीजिए अंदर आने की। अंदर आने की परमिशन आपको दी जाएगी। देन इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स के सामने आप तब तक मत बैठिए, यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस ये भी दूँगा, जब तक वो आपसे बैठने को ना कहें, ठीक है? 99% केसेज़ 100% बल्कि 99 के 100% केसेज़ में आपको वो खुद ही बैठने के लिए ऑफ़र करेंगे, ठीक है? तो जब वो आपको बैठने के लिए ऑफ़र करेंगे, ठीक है? आप बैठ जाइए और उनको थैंक यू बोलना मत भूलिए, ठीक है? तो ये कुछ बातें बहुत ही छोटी, देखिए छोटी-छोटी बातें ना आपके इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कई बार क्या होता है कि आपका इंटरव्यू, पता चला कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप इन सारी चीज़ों में पिछड़ रहे हैं, या आपने इन सारी चीज़ों में गलती कर दी, तो कई बार सिलेक्शन यहाँ पर रुक जाता है। तो इन बातों का विशेष रूप से, और ये जनरल है, ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सबके साथ होना है। तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए, ठीक है? तो आप उनको थैंक यू बोलिए, ठीक है? देन आपका इंट्रोडक्शन होगा। वो जनरली होता क्या है कि जनरली वो आपसे आपका नाम पूछेंगे, और जनरल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछेंगे, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में कई बार वो आपको ऑफर भी कर देते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो अगर वो आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है? कि बोर्ड मेंबर्स आपको ऑफर कर रहे हैं, या बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए, तो आप अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल पहले से तैयार करके जाइए। उस इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, बहुत ही शॉर्ट में रखना है, बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं करनी। अपना नाम बताना है, ठीक है? आपने एजुकेशन कहाँ से ली, जनरली आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया, नेट कब क्वालीफाई किया, पीएचडी कब की, ये सारी बातें आपको बतानी है। और आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, 1-2 अचीवमेंट्स भी आप उसमें ज़रूर रखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने उस टीचिंग से रिलेटेड, मान लीजिए आपने किसी और टीचिंग से किसी और फील्ड में या किसी और कॉलेज में कहीं पर कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस अचीव किया है, तो आप उसको भी वहाँ पर अचीवमेंट में ऐड कर सकते हैं कि आपने इतने साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज़ होना चाहिए। इसमें आपको बहुत ही इलैबोरेट नहीं करना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है कि आपको अपनी बातें बोल देनी है। और उसको बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है? उसके बाद आपको जनरली पता ही है कि उसके बाद आपका जो होगा वो आपका एंटर करने के बाद वो, सॉरी,
इसके बाद जब आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद जनरली आपसे जनरल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं, हो सकता है कि इंट्रोडक्शन के दौरान ही आपसे कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ ले जाए। तो देखिए वहां पर इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, आपको सबसे पूरे इंटरव्यू में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है आपकी ऑनेस्टी। आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे अपने इंटरव्यू में, आपके सिलेक्शन की सक्सेस रेट उतने ही बढ़ेंगे। ये मैं आपको एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूं, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट की। ठीक है, अगर आप ऑनेस्टी को फॉलो करते हुए आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, आपको सॉरी बोलने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप तुरंत सॉरी बोलिए। ठीक है, आप उनको सॉरी बोल सकते हैं कि सर मुझे इसका आंसर नहीं पता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर देता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स उसके इंटरव्यू के मीडियम के को लेकर काफी डाउट में रहते हैं। तो देखिए मीडियम, देखिए जहाँ तक आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप मीडियम चूज करिए। मतलब आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी करिए, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश करिए। एक बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि कोशिश आप ये करिएगा कि आपको, अगर आप दोनों में कंफर्टेबल हैं, काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जिस मीडियम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में, अगर जो भी वहाँ पर एक्सपर्ट हैं या बोर्ड के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो आपसे जिस उसमें बात कर रहे हैं, अगर वो इंग्लिश में कर रहे हैं तो आप उनको रिस्पॉन्स उसी लैंग्वेज में कर सकते हैं। आप हिंदी में, अगर वो हिंदी में कर रहे हैं तो आप हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मीडियम का इशू नहीं रहता है, आप बाइलिंगुअल भी हो सकते हैं, आप कुछ टर्म्स को इंग्लिश में बोल सकते हैं, कुछ टर्म्स को हिंदी में बोल सकते हैं। मेन चीज़ है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, आप किस कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे रहे हैं, किस ऑनेस्टी के साथ आंसर दे रहे हैं, बिना किसी लाग लपेट के। ठीक है, बातों को घुमा नहीं रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहे हैं, आपकी जो डिसीजन कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। मीडियम वहाँ पर मैटर करेगा, जनरली प्रोफेशनल इंटरव्यूज जो होते हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वहाँ पर आपके इंग्लिश स्किल्स वहाँ पर मैटर करता है। बट यहाँ मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता कि आपका मीडियम मैटर करेगा। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल, आप शुद्ध हिंदी में इंटरव्यू दे के आइए, आप किसी भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू दे के आ रहे हो, बशर्ते बस वो इंग्लिश, आप बशर्ते वो इंटरव्यू जो हो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का ना हो, वहाँ तो आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। उसके अलावा आप जनरली उसमें कंफर्टेबल जिसमें है आप दे सकते हैं उसको। तो मीडियम का जो इशू है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर जो करता है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका ऑनेस्टी लेवल। देखिए ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी ईमानदारी की बातें करें। ऑनेस्टी आपके व्यवहार में नजर आनी चाहिए, आपके रिस्पॉन्सेज में नजर आनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उसके आंसर में ऑनेस्टी नजर आनी चाहिए। आप चीजों को घुमाने की कोशिश मत करिए। देखिए वहां पर जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, जो बोर्ड मेंबर्स होंगे, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होंगे। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस लेवल बहुत ज़्यादा होगा, वो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ पहले ले चुके होंगे और अपने सब्जेक्ट के फील्ड में वो काफ़ी महारत हासिल रखते होंगे। ठीक है, तो आप उनको घुमा नहीं सकते। ठीक है, कई सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि बातों को घुमा देते हैं, या अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए, खुद को बचाने के लिए वो ऐसे आंसर देने लगते हैं कि साफ नज़र आ जाता है कि ये चीज़ों को घुमा रहे हैं या उससे बचना चाह रहे हैं, या जो भी आप कह सकते हैं कि इन चीज़ों से आप उनको क्या करना चाह रहे हैं, डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। तो ऐसा मत करिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, टू द पॉइंट आंसर दीजिए। जो भी आप आंसर दे रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल ये है कि वो टू द पॉइंट होना चाहिए, जो पूछा जाए उसी का आंसर आपको देना है, फालतू बातें नहीं करनी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कैंडिडेट्स वहां पर एक गलती और करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरी गलती वहां पर क्या होती है, कैंडिडेट्स कई बार क्या होते हैं कि आप नर्वसनेस कह लीजिए या एक्साइटमेंट, काफी सारे स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में भी जो क्वेश्चन होता है उसको पूरी तरीके से सुनते नहीं है। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और बोर्ड के मेंबर्स जो भी पूछ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसको प्रॉपरली पहले अच्छे से सुन लीजिए, हड़बड़ाहट में मत आंसर दीजिए, अच्छे से समझिए, उसका जो भी प्रॉपर अप्रोप्रिएट आंसर आपको लग रहा है वो वहां पर बोलिए, और कम शब्दों में ज्यादा बात। एक और की पॉइंट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको अपना आंसर कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात को कहने की क्षमता होनी चाहिए। ये स्किल आपको डेवलप करना है, मतलब चीजों को ज्यादा बढ़ाना नहीं है, टू द पॉइंट आपको आंसर देना है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया तो उस टॉपिक के बारे में जो चीज पूछने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो आपसे जानना चाह रहे हैं, वो आप उनको आंसर देने की कोशिश करिए, चीजों को उलझाइए मत। ठीक है, पता चला कई बार कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि आप अपने आंसर से उनको एक और मौका दे देते हैं एक और क्वेश्चन क्रिएट करने का। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा, आप टू द पॉइंट ही आप आंसर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जो भी क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे उसमें मैंने आपको बताया ऑनेस्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है आप सॉरी बोल दीजिए। मेरा भी इंटरव्यू हुआ था, तो ऐसा नहीं कि मैंने 100% क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, एक से दो क्वेश्चन में मेरे को भी नहीं आता था, तो मैंने भी ऑनेस्टली उनको सॉरी बोला कि सॉरी सर मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो आप बोल सकते हैं, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म की बात नहीं है। ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जिसको हर चीज में महारत हासिल हो और वो उसकी परफेक्ट नॉलेज रखता हो, चाहे वो आप हो या कोई भी हो। सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी इस बात को समझते हैं कि सारे क्वेश्चन के आंसर जरूरी नहीं कि आप दे।
अब दूसरी चीज़ ये होती है वहाँ पर देखिए 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट या 40 मिनट जितना भी आपका इंटरव्यू चल रहा है, उसमें जनरली वो पूरे सारे सब्जेक्ट की आप कमांड नहीं हासिल कर सकते, ठीक है? तो वो भी इस बात को समझते हैं कि अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए, आप 2 के आंसर नहीं भी दे पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल एंड गुड ही है। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। तो इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि आपको 100% आंसर। काफ़ी सारे कैंडिडेट कहते हैं सर मैं 2 क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाया, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा, अगर आपने बाकी आंसर्स अपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट वे में दिए हैं, ऑनेस्टी के साथ दिए हैं और बिल्कुल सही दिए हैं, तो बिल्कुल होगा। आपके 2 क्या आपके 3 आंसर भी गलत होंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है? अगर आपको नहीं पता तो आप सॉरी बोल दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रोल आता है, देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट की रोल पे आ जाते हैं हम। अब जो भी चीज़ है, उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो जितने भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के इंटरव्यू होते हैं, लोक सेवा आयोग के माध्यम से या हायर एजुकेशन कमीशन, जो उच्चतर शिक्षा आयोग होता है डिफरेंट स्टेट्स में, उन सब में देखिए आपका जो अपॉइंटमेंट होना है, वो क्लास 1 गज़ेटेड ऑफ़िसर की पोस्ट पर होना है, ठीक है? आपको कॉलेजेस के लिए अपॉइंटेड होना है, तो कॉलेज में जाके आपको पढ़ाना होगा, ठीक है? तो टीचिंग बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के इंटरव्यू में, अगर वो इंटरव्यू आयोग के माध्यम से हो रहा है तो। अब उसमें क्या करना है, टीचिंग में काफ़ी सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ आपका सिलेक्शन बहुत हद तक टीचिंग पे ही निर्भर करता है। आपकी टीचिंग जितनी एफ़िशिएंट होगी, जितनी परफ़ेक्ट होगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाएँगे वहाँ पर, ठीक है? अब देखिए टीचिंग में आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर टीचिंग के लिए क्या करना है, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सबको ध्यान में रखनी है कि आप जिस भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेशली उसके यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस से रिलेटेड आप क्या करिए, 3 से 5 टॉपिक ज़रूर तैयार करके जाइए टीचिंग के लिए, ठीक है? वो टीचिंग के टॉपिक आपके 3 मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार आपका जब इंटरव्यू चल रहा होगा, जब आपको टीचिंग के लिए बोला जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन-से टॉपिक तैयार करके आए हैं? कोई भी 3 टॉपिक बता दीजिए या 5 टॉपिक बता दीजिए, ठीक है? तो जनरली आपको वो टॉपिक के नाम बिल्कुल पता होने चाहिए और आप उनकी घर से तैयारी करके जाइए। और उन 3 टॉपिक्स को आप इस वे में प्रेज़ेंट करना है आपको कि वहाँ पर 5 से 7 ही मिनट मिलेंगे आपको टीचिंग के लिए। तो बिल्कुल जो आपको अपना टीचिंग का प्रेज़ेंटेशन वहाँ पर देना होगा, उसमें आप कोशिश ये करिएगा कि आपको जो भी टीचिंग वहाँ पर करनी है, उस टीचिंग में आप बिल्कुल एफ़िशिएंट नज़र आएँ और आप उन टॉपिक्स को पढ़ाते हुए देखिए टॉपिक्स वही हैं, वो टॉपिक्स आपसे पहले भी किसी ने पढ़ाए होंगे, आप पहली बार नहीं पढ़ा रहे होंगे उन टॉपिक्स को। उन टीचर्स ने भी पढ़े होंगे जो वहाँ पर बैठे होंगे, वो सबको पता होंगे। लेकिन उनको आप में कुछ नई बात लगनी चाहिए, आपके पढ़ाने के तरीके में नई बात लगनी चाहिए, दूसरा उसके कंटेंट में कुछ नई बात लगनी चाहिए या उसके कंटेंट को रिप्रेज़ेंट करने में नई बात लगनी चाहिए। कई बार होता है कि हम बिल्कुल ओल्ड तरीके से या बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाने लग जाते हैं और वो रटी-रटाई बातें हम बताने लग जाते हैं, ठीक है? वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है वहाँ पर टीचिंग में, मैं आपको बताऊँगा। आप थोड़ा वहाँ पर यूनिकनेस लेके आइए, थोड़ा नया ट्राई करिए और वो जो भी आप कंटेंट लेके जा रहे हैं या जो भी 3 टॉपिक आप तैयार करके जा रहे हैं, वो 3 टॉपिक ऐसे सेलेक्ट करिए जिसमें आप कुछ एडिशनल बता सकें, ठीक है? एडिशनल में आपको इतना एडिशनल नहीं बताना है कि टॉपिक से बाहर चले जाएँ, सिलेबस से रिलेटेड रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात होनी चाहिए कि जिससे सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए कि हाँ, आपको नॉलेज है इस फील्ड की, ठीक है? तो ये बात आप मेरी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको वो टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाने हैं। 3 ही टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, बिल्कुल मास्टरी हासिल कर लीजिए उसमें और वो 3 टॉपिक में टीचिंग में से रैंडमली आपसे कोई भी टॉपिक बोल दें वो, कई बार आपको चॉइस भी दे देते हैं। मैं जैसे मेरा जो हुआ था पहली बार में मेरे को चॉइस दी गई थी, दूसरी बार में मेरे को चॉइस नहीं दी गई, 3 टॉपिक मुझसे पूछे गए, फिर उन 3 टॉपिक्स में से बोर्ड मेंबर्स ने सेलेक्ट किया कि मुझे कौन-सा टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है? तो ये दोनों फैक्टर्स आपके सामने रहेंगे, तो उसमें आप तीनों टॉपिक बिल्कुल इक्विवेलेंट वे में तैयार करके जाइएगा प्रॉपर तरीके से, उसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी इम्पोर्टेंट सबसे बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये बात तो ध्यान रखनी है आपको 3 टॉपिक तैयार करके जाने हैं और उनका प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छे से देना है और 5 से 7 ही मिनट आपको मिलेंगे। आपका जो इंप्रेशन होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए टीचिंग में। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, काफ़ी सारे कैंडिडेट से गलती कहाँ होती है, जब भी आपको टीचिंग के लिए भेजा जाएगा, तो आप अपना पढ़ाना शुरू करते हैं तो काफ़ी सारे कैंडिडेट सोचते हैं ये तो सामने इतने बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, इनको कैसे पढ़ाएँगे? आप भूल जाइए। आप ये मत मानिए कि सामने कोई बोर्ड मेंबर बैठा है, कोई चेयरमैन बैठा है। आप मान के चलिए कि आप एक यूजी की क्लास या पीजी की क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वो सब स्टूडेंट्स हैं, आप उसी वे में स्टार्ट करिए। आप ये मत मानिए कि इनको आता होगा। आप ये मान के चलिए कि इनको सिखाना है। तो इस अप्रोच के साथ अगर आप अपने टीचिंग को वहाँ पर रिप्रेज़ेंट करेंगे, आपको टीचिंग में 100% मार्क्स मिलेंगे और आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। ये बात मैं बहुत दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि आपकी टीचिंग जितनी अच्छी होगी, आपका सिलेक्शन रेट उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये इमेजिन करना है कि वो सब स्टूडेंट्स ही हैं। जैसे आप क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं बिल्कुल यूनिक तरीके से,
आप कोशिश करते हैं कि इनको पूरी नॉलेज दे सकें, उनको पूरी तरीके से समझ में आए, तो ऐसे ही आपको उनको समझाना है, ठीक है? और उसमें आप क्या करेंगे कि जनरली आप जब टीचिंग में जब उनको पढ़ा रहे होंगे तो इंटरेक्शन रखिए, उनके साथ आई कांटेक्ट रखिए। ये नहीं कि आप कहीं और देख रहे हैं और टीचर्स कहीं और देख रहे हैं, ठीक है? उनके साथ आई कांटेक्ट, उनके साथ आपको आई कांटेक्ट के थ्रू बात करनी है, ठीक है? हो सकता है वो बीच में आपसे कोई क्वेश्चन ना पूछें, बाद में पूछें। काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं या काफ़ी सारे बोर्ड मेंबर्स बीच में भी आपको इंटरप्ट कर सकते हैं बताने के लिए, लेकिन नहीं भी करेंगे तो आप उनको आई कांटेक्ट ज़रूर रखिए, उनसे नज़रें मत चुराइएगा, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी गलती, ये गलती करीब 70 से 80% इंटरव्यू देने वाले लोग करते हैं। जब उनको टीचिंग के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ पर सबसे पहले टीचिंग में क्या करना है, आपको टॉपिक लिखना है। अब ये स्टार्टिंग में तो सभी सही कर लेते हैं, बता देते हैं, लेकिन जब टीचिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद 90% कैंडिडेट्स वहाँ पर क्या गलती करके चले आते हैं कि जो भी उन्होंने वहाँ बोर्ड पर लिखा था, उसको साफ नहीं करते, ठीक है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ कोई उसको साफ करने नहीं आएगा, वहाँ कोई इसके लिए 4th क्लास एम्प्लॉयी नहीं है, कोई नहीं है। ये आपके एक अच्छे मैनर को दर्शाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दर्शाता है कि आप अपने काम के प्रति कितने जुझारू हैं, काम के प्रति कितने ईमानदार हैं। ये भी एक ऑनेस्टी का ही लेवल है। आप उसको प्रॉपर तरीके से इरेज़ करके आइए, रब करके आइए, उसके बाद अपनी सीट पे बैठिए, ठीक है? वो आपको खुद बोलेंगे कि आप आइए, बैठिए, उसके बाद उससे पहले आपको वो पूरा का पूरा इरेज़ करना है, डस्टर को वहीं रखना है, ठीक है? प्रॉपर तरीके से आपको ये बातों का ध्यान रखना है, पूरा इरेज़ करके आइए और उसके बाद जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ, उनके आप आंसर्स उनको दीजिए, ठीक है? अब एक बात और यहाँ पर ध्यान में रखनी है, कई बार आपकी नॉलेज को क्रॉस चेक करने के लिए भी वहाँ पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है? वो बोर्ड मेंबर जानबूझ के आपको इन बातों के लिए फोकस करेंगे कि वो सपोज़ आपको पता होगा कि इसका आंसर यही है, लेकिन वो इस बात पे आपको मजबूर करेंगे, नहीं इसका आंसर ये नहीं है, आप गलत बता रहे हैं। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाहते हैं, आपके डिसीजन पावर को चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको अपने, अगर किसी भी चीज़ का आंसर आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, आपको लग रहा है कि यही इसका आंसर है और ये जो कह रहे हैं हमसे, वो आपको अपनी बातों में फँसाने की पूरी कोशिश करेंगे कि नहीं इसका आंसर ये होता है। आपको क्या करना है, अपने स्टैंड पे कायम रहना है कि नहीं सर इसका आंसर ये होता है, पोलाइट तरीके से। आर्गुमेंट नहीं करना है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आर्गुमेंट अलग चीज़ होती है, पोलाइट तरीके से अपनी बात रखना अलग होता है, ठीक है? तो आप पोलाइटनेस के साथ उनसे कह सकते हैं, नहीं सर इसका आंसर यही है, ठीक है? और जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, वो इसका आंसर यही है, ठीक है? वो आपसे आर्गुमेंट करेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आपने कहाँ पढ़ा? तो आप बता सकते हैं आपने कहाँ पढ़ा, ठीक है? कि मैंने ये पढ़ा है, आप ये नहीं कह सकते कि सर आप गलत कह रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स का सिलेक्शन मत करिएगा कि उनको उनका ईगो हर्ट हो कहीं न कहीं, ठीक है? तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल पोलाइट तरीके से आप अपनी बात को जस्टिफाई कीजिएगा। अब ये सारी बातें इसमें हो चुकी हैं, ठीक है? तो अब इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लैरिफ़िकेशन आप चाहते हो तो वीडियो में आप चैनल पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं उस कमेंट के माध्यम से आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से कि इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, क्या-क्या बातों का ध्यान में रखना है, ठीक है? कौन-सी गलतियाँ हम करते हैं। देखिए किसी को कॉपीकैट मत करिए, ठीक है? कि जनरली कोई ये कर रहा है कि उसके साथ ये क्वेश्चंस पूछे गए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए कि उसका इंटरव्यू बेकार हुआ तो आपका भी बेकार होगा। बिल्कुल बात दिमाग से निकाल दीजिए, नेगेटिव लोगों से मिलना ही छोड़ दीजिए इंटरव्यू से पहले। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप बिल्कुल कूल माइंड के साथ जाइए, बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ जाइए, कॉन्फिडेंस में जाइए कि आप ही का सिलेक्शन होना है, ठीक है? आप ये मानिए मत कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। काफ़ी सारे लोग भ्रामक बातें भी करते हैं कि ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है, ठीक है? आप वो सब बात की चीज़ें देखिए, या तो आप फॉर्म ही नहीं भरते, आपका सिलेक्शन ही नहीं होता, आप यहाँ तक नहीं पहुँचे। जब आप यहाँ तक पहुँचे तो नेगेटिव बातों को भूल जाइए ना। जब इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद की बात है वो। तो अब आपको क्या करना है कि वहाँ पर बिल्कुल कूल माइंड के साथ जाना है। कॉन्फिडेंस, सबसे मैंने इम्पोर्टेंट बात आपको बताई कि आपको ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्टी आपकी बातों में नज़र आनी चाहिए, आपके बिहेवियर में नज़र आनी चाहिए, आपके आंसर्स में नज़र आनी चाहिए, ठीक है? और दूसरा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? आपका जो वॉइस होनी चाहिए, ठीक है, वो प्रॉपर लाउड होनी चाहिए, उनको प्रॉपर्ली सुनाई आनी चाहिए, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप स्टार्टिंग में नर्वस हैं, वो सबके साथ होता है, वो उस बात को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन फिर आप बैकअप कैसे करते हैं टाइम टू टाइम। मान लीजिए आप शुरू के 2 मिनट नर्वस हुए, उसके बाद आप में ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए, तो ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पर डेवलप करनी है, इस तरीके की प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है? तो ये सारी बातें इसमें आपको ध्यान में रखनी होंगी। जो भी क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाएँगे उनका ऑनेस्टी से पहले उनको सुनिए, ठीक है? फिर उनके ऑनेस्टी से आप जवाब दीजिए, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। जितने भी लोकसभा आयोग के माध्यम से आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू होते हैं, वहाँ पर आपको ज़रूर मदद मिलेगी इससे रिलेटेड। और हो सकता है कुछ बातें मैं मिस कर गया हूँ, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी लगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।